आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो आयरन सल्फाइड बना लेता है। सल्फर जर्द कलर येलो कलर में एक पाउडर फॉर्म में होता है और आयरन के फिलिंग्स लेकर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर अगर हम टेस्ट ट्यूब में डाल दें और इसको हीट कर दे, इस टेस्ट ट्यूब को आग में रख दे ताकि इसको हीट मिल जाए, तो ये सल्फर इस फीरियम के साथ मिलकर एक काला सा प्रोडक्ट बना लेता है जिसको हम कहते हैं फीरियम सल्फाइड। ठीक है, अब ये जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयरन पाउडर्ड येलो सल्फर के साथ मिलता है इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और यहां पर मैंने जो लिखा है इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को पेपर के ऊपर दिखाना चाहते हैं कि ये रिएक्शन इस चीज से मिलकर ये वाला चीज बनाता, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के लिखने के लिए मुख्तलिफ शराइत है और उसमें सबसे बड़ा और अहम शर्त यह है कि जो केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये अप्लाइड होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी की भी है, इसी तरह से मैटर की भी लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना हम पैदा कर सकते हैं ना मैटर को हम तबाह कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका ख्याल रखोगे, तो इस तरह से आपका ये केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस रहेगा। अब यहां पर देखो ये बैलेंस है, फीरियम के है 1 मोल तो सल्फर का भी है 1 मोल। ठीक है, अब फीरियम और सल्फर का 1 मोल मिल गया तो यहां पर 1 ही मोल फीरियम सल्फाइड का बन गया। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये तो बैलेंस हुआ ही नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो यहां पर कंजर्व नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 फीरियम का मोल है 1 सल्फर का मोल है तो 2 मोल फीरियम सल्फाइड के होने चाहिए। तो याद रखना यहां पर हम बात मोल की कर रहे हैं। ठीक है, और मास का यूनिट मैटर को हम मेजर करते हैं क्वांटिटी मास में और उसका यूनिट है किलोग्राम, या अगर छोटा हो हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आप मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। और वो देखो यहां पर हमें पता है कि 1 मोल इज द एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। अब इस फीरियम का 1 मोल होगा 56 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास है 56 AMU, हम इसका 56 ग्राम्स ले लेंगे। सल्फर का है 32 ग्राम्स। ठीक है, जब यहां पर आप देखोगे जो ये फीरियम सल्फाइड 1 मोल बन रहा है इसका 1 मोल होता है 88 ग्राम्स। अब देखो यहां पर 56 प्लस 32 इज इक्वल टू 88, तो हुआ कंजर्व, ये अप्लाई हुआ लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्व हो गया। 56 और 32 को जमा करके फिक्स 88 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो मेरे पास है ये बैलेंस है, और बैलेंसिंग के लिए इससे पहले हम लेक्चर दे चुके हैं। ठीक है, वो याद रहेगा ना, फिर भी कर लेंगे इंशाल्लाह अगर कोई दिक्कत हो उसमें। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फीरियम कितने हैं, यहाँ पर फीरियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, जो एटम यहाँ पर है उतने ही एटम यहाँ पर होने चाहिए। इस तरह से हम जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन उसको हम बैलेंस बना लेते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब इससे हमको मुख्तलिफ फ़वाइद होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, क्योंकि जब भी हम कोई काम कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं या किसी नंबर ऑफ मोल्स का पता लगाना चाहते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन को किसी केमिकल रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशंस जो हमें करनी पड़ती है, उन कैलकुलेशंस के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे काम वहां पर आता है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा काम वो करता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। एग्जांपल 1.5 है, किताब की तरफ देखो। ठीक है,
Oxygen can be prepared by the decomposition of potassium chloride KClO3. How many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of potassium chloride? बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, पोटाशियम क्लोरेट है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है पोटाशियम क्लोराइड तो आपको दे देता है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर आपको बताया जा रहा है, गिवन डेटा में आपको दिया गया है कि पोटाशियम क्लोराइड जो है, गिवन डेटा जो है पोटाशियम क्लोराइड जो आपके पास है वो आपको दिया गया है 10 मोल्स, 10 मोल पोटाशियम क्लोराइड दिया गया है और आपसे मांगा जा रहा है कि ये 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड अगर डिकम्पोज हो जाए तो ऑक्सीजन हमारे साथ कितने बनेगा। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो ऑक्सीजन का है कि ऑक्सीजन की मोल्स की तादाद वो कितनी होगी। एक्स यहां पर हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन, वो कितना तैयार हो सकता है। तो देखो यहां पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, वो मैं आपको बता दूं कि चाहे आपको डेटा जो दिया गया है वो मोल्स में दिया गया हो या मास में दिया गया हो, चाहे आपको जो गिवन डेटा है यहां पर मोल्स में दिया गया है, ठीक है, चाहे आपको ये गिवन डेटा मोल्स में दिया गया हो या मास में दिया गया हो, आपको कैलकुलेशंस मोल में ही करनी है। किसी भी हालत में होगा, आपका तबीयत खुश हो, खफा हो, आप ठीक हो, नाराज हो, जो भी हो, कैलकुलेशन आपको मोल में करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हो, प्रिसाइज कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मोल्स में दिया गया है तो ठीक है, मोल्स में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, और अगर मास में दिया गया है तो मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो और फिर से मोल्स में मास में कन्वर्ट कर सकते हो अगर मास में मांगा जा रहा है तो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी, लेकिन कैलकुलेशंस वो मोल में आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें मोल्स दिखाए जाते हैं, सो उससे मोल के कंपैरिजन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो यहां पर फॉर एग्जांपल यहां में ऑलरेडी हमको दिया गया है 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अगर इसको हम डिकम्पोज करें तो ऑक्सीजन जो बनेगा, इसके डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन तैयार होता है, यहां पर हमें पता है, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा अगर 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करें। तो यहां पर आप लिख लो अपने साथ, ये हुआ पोटाशियम क्लोराइड और ये हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिख लो, अगर 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करें तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेंगी। इसलिए अगर 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करें तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेंगी। लेट्स टेक इट टू बी द x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहां पर भी 2 पर डिवाइड करो, इसको भी 2 पर डिवाइड करो, ये खत्म हो जाएगा, इससे बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मोल्स। ये हुआ आपका आंसर, सिंपल। सो ऑक्सीजन बनेगा 15 मोल्स। अगर 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करें, ऑक्सीजन ये हमको देगा 15 मोल्स की तादाद में। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ रहा है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मॉडिफाई लेवल पर हम जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल इज, देखो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया गया है आपके बुक में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन तो आपने देखा ही होगा, कहां पर लिख लो यार, यहां लिख लो, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपको अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर इसके 2 मोल्स हो जाए, ठीक है, तो ये कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो बिल्कुल यही तरीका है, इसी तरीके से कर सकते हो, और ये तो इतना आसान है कि आप अपना दिमाग लगाकर डायरेक्ट कह सकते हो कि यहां पर 1 मोल है तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उसने दिए हैं, अगर 2 मोल हो जाए तो 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा। लिहाजा डायरेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि कैलकुलेट करो, इस पर आपकी प्रैक्टिस
वो मोटर प्रैक्टिस जो नर्व प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी और प्रैक्टिस से आप अच्छी आसानी के साथ सीख सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, ऑनवर्ड चले जाते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिंग ऑफ 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। अच्छा, अब देखो, जिंक कार्बोनेट दिया गया है हमको, ये रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। गिवन डेटा जो है आपको जो दिया गया है, गिवन डेटा वो है कि जिंक कार्बोनेट आपके साथ कितने हैं, देख लो जरा, 8.8 मोल्स, ठीक है, 8.8 मोल्स। आपसे मांगा जा रहा है रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। अब देखो, मास मांगा जा रहा है, मोल नहीं, लेकिन कैलकुलेशन हमें मोल में ही करने पड़ेगी और उसके बाद जो है हम मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिंक के 8.8 मोल्स है। अब बता दो कि जिंक के 8.8 मोल्स को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा तो कितने ग्राम्स का कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, ठीक है। यहां पर सिंपल आप लिख सकते हो, देखो ये हुआ जिंक कार्बोनेट, डिकम्पोज हो जाए तो यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नजर आ रहा है कि 1 मोल जिंक कार्बोनेट है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अगर हम ले ले 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट तो वो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पहले मोल्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे सिंपल बनेगा x इज इक्वल टू 8.8 मोल्स। इसका मतलब 8.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैलकुलेट किया लेकिन मोल्स में, मांगा जा रहा है ग्राम्स में, सो इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वही फार्मूला है, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। वो फार्मूला याद है ना, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को मैंने इक्विलिटी के साइन के उस पर कन्वर्ट किया, वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। तो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का ये 12 है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 16 दूनी 32 प्लस 12 44, ये बन जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स कितने हैं 8.8 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 44 को 8.8 में मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ बनेगा 387.2 ग्राम, 387.2 ग्राम्स। सो जिंक कार्बोनेट के अगर 8.8 मोल्स को हम डिकम्पोज थर्मली करें तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 387.2 ग्राम्स की क्वांटिटी में, के मिकदार में। बात समझ में आ गई ना। तो कैलकुलेशन हमने मोल्स में ही कर ली और उसके बाद मास में कन्वर्ट कर दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि अगर HCl NaOH के साथ मिल जाए तो ये हमको देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस के साथ मिल रहा है, NaCl और H2O, ठीक है, NaCl प्लस H2O। अच्छा, इससे पहले वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 2-3 न्यूमेरिकल्स मौजूद है, उन न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस घर पर जाकर कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आपको समझ नहीं आई है। जिस पॉइंट पर भी समझ में नहीं आई है वो प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा, ठीक है। फिर आकर बता लेना, फिर आपको पता लग जाएगा कि मिसिंग कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आई थी, और वो हम समझा देंगे उसके बाद। फिर अब ये बता रहा है कि NaCl कितने मोल्स हम लेंगे, सॉरी HCl अगर 15.5 ग्राम हम ले ले तो कितने NaCl के मोल बनेंगे। देखो यहां पर गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा HCl जो दिया गया है वो 15.5
ग्राम दिया गया है। रिक्वायर्ड डेटा जो है, जो मांगा जा रहा है, वो NaCl मोल्स की तादाद में मांगा जा रहा है। कितने मोल्स होंगे? अब देखो, HCl दिया गया है मास में, NaCl मांगा जा रहा है मोल्स में। चाहे ग्राम्स हो, चाहे मोल्स हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा मोल्स के अंदर। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, ये दिया गया है मास में, हम कन्वर्ट करेंगे इसको मोल्स में। मोल्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? वो है मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू, मास इन ग्राम है 15.5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास है 36.5, ठीक है। तो 15.5 को अगर 36.5 पर हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.425 मोल। 0.425 मोल बन रहा है ना, बुक में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से HCl और NaCl को हम ले लेंगे, क्योंकि यही दोनों खिलाड़ी है जिनका मुकाबला हमें करना है, HCl और NaCl। HCl केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर HCl अगर 1 मोल था तो 1 मोल NaCl दे रहा था। अब अगर HCl हुआ 0.425 मोल, तो बताओ कि NaCl कितने मोल्स देगा? पहले कैलकुलेशन मोल में करनी है, ठीक है। तो अगर क्लास मल्टीप्लाई करें हम इसको, इससे बनेगा x इज इक्वल टू 0.425 मोल। 0.425 मोल बन रहा है HCl, सॉरी NaCl। NaCl 0.425 मोल बन रहा है। अब इसको मास इन ग्राम्स में वापस कन्वर्ट करो, तो मास इन ग्राम्स में चाहिए या नहीं? अच्छा, वो तो मोल्स में चाहिए। तो ये हुआ हमारे साथ आंसर। मतलब अगर 15.5 ग्राम HCl को हम NaOH के साथ, एक्सिस ऑफ NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करें, तो NaCl जो बनेगा वो 0.425 मोल की तादाद में बनेगा। मोल में मांग रहा भी है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो भी कर लो। फिर है व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड from 14.5 gram of aluminium metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation. अच्छा, अब इक्वेशन दिया गया है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये तो हमें पता है, ठीक है, बचपन से यही रिएक्शन सुनते आ रहे हैं। चलो ठीक है, पता है। तो अब बताओ, आगे बताओ। आगे बताना ये है कि आपके साथ है गिवन डेटा, और गिवन डेटा में क्या दिया गया है? एक बार फिर देख लो। वो दिया गया है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद है आपके साथ। फिर मांगा जा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने ग्राम्स में बनेगा, मास के लिहाज से कितने ग्राम्स में बनेगा। रिक्वायर्ड डेटा है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन रहा है ये कितने ग्राम्स बनेगा, ये मालूम करना है। एल्यूमिनियम भी ग्राम में दिया गया है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी ग्राम्स में मांग रहे हैं। ग्राम में हो, ग्राम में दिया गया है, ग्राम में मांग भी रहा है, लेकिन हमको कैलकुलेशन फिर भी मोल में करनी है, ठीक। चाहे कश्मीर फतह हो जाए, चाहे फ़लस्तीन बादशाह बन जाए, सुपर पावर बन जाए, हमको फिर भी कैलकुलेशंस मोल में करनी है। ये पॉइंट याद रखना अपने साथ, ठीक है। इससे ही आप, अगर ये पॉइंट आप जहन में नहीं रखोगे फिर कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट आपके जहन में है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसी को मोल में कन्वर्ट कर दोगे। तो कर लो मोल्स में कन्वर्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स क्या है? 14.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो है वो है 27। एक बार चेक कर लो, 27 है, हाँ 27। तो कर लो अब डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.54 मोल। 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो कौन से खिलाड़ी का मुकाबला चल रहा है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो यहाँ पर ले लो, ये हुआ एल्यूमिनियम एक तरफ विसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड दूसरी तरफ। अब
4 मोल के जब एल्यूमिनियम थे तो 2 मोल के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन से। अब एल्यूमिनियम है 0.54 मोल, तो ये बताओ कि ये कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल में बनाएगा। तो ये कर लोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.54, इसको भी 4 पर डिवाइड, इसको भी 4 पर डिवाइड, ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 डिवाइडेड बाई 4, कैलकुलेट करो शाबाश, 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 0.27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो बन जाएगा, बन गया। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने मोल में कैलकुलेट किया, हमसे मांगा जा रहा है ग्राम्स में, सो इसको अब हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज वेरी इजी, वो है मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.27 मोल, 0.27 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, वो कैलकुलेट करो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये है एल्यूमिनियम में है ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ 16, तो ये बन जाएगा, क्या बन रहा है, कर लो कैलकुलेट शाबाश, 102 ग्राम पर मोल, 102 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, तो 102 ग्राम पर मोल में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.27 को 102 ग्राम पर मोल में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इससे बन जाएगा 27.54 ग्राम, 27.54 ग्राम्स। तो इसका मतलब कि अगर एल्यूमिनियम के 14.5 ग्राम को हम ऑक्सीडाइज कर ले एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारे साथ मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा 27.54 ग्राम्स। बात समझ में आ गई? अब प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर, शाबाश, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए गए हैं इसके ऊपर भी कर लो, तो तब बात समझ में आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं और आप सुन क्या रहे हो। Example 1.9, according to the following equation, solid sulfur burns in oxygen to produce sulfur dioxide. If 15 gram of sulfur is burnt, what volume of sulfur dioxide is produced? 8 STP. अच्छा, अब दिया गया है जो केमिकल इक्वेशन है वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ये सल्फर है सॉलिड फॉर्म में, ये ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा वो भी होगा गैसियस फॉर्म में। गिवन डेटा में आपको दिया गया है कि सल्फर हमारे साथ जो है वो सल्फर 15 ग्राम्स का है। अगर 15 ग्राम के सल्फर को हम ऑक्सीजन के मौजूदगी में बर्न करें तो फिर आपसे मांगा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत अब आएगी। मास और मोल के कैलकुलेशंस और उसके कन्वर्जन्स हम समझ चुके हैं, लेकिन मोल और मोल और वॉल्यूम के कन्वर्जन्स वो किस तरह से होते हैं। तो यहां पर अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ याद है कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर मुख्तलिफ गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स हम ले लें तो उन तमाम इक्वल वॉल्यूम्स में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सेम टेम्परेचर हो, सेम प्रेशर हो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में मैं मुख्तलिफ गैसेस ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, ये मुख्तलिफ गैसेस ले रहा हूँ और इन मुख्तलिफ गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबके 1-1 लीटर वॉल्यूम ले लिए, तो इन तमाम के अंदर सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब इससे एवोगाड्रो ने और भी अखज़ किया कि अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो, प्रेशर स्टैंडर्ड हो, मतलब टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर जो है वो 1 atm है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल के गैसेस जो है, चाहे वो जैसा भी गैस हो,
1 मोल का गैस, उसका वॉल्यूम जरूर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, चाहे जो भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई नोबल गैस हो, हाइड्रोजन हो, जो भी हो। जिस गैस का भी 1 मोल हम ले ले स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसका वॉल्यूम जरूर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ऑफ एनी गैस, मोलर वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो भी गैस हो, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह से बनता है कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है या वॉल्यूम दी गई है वो यहां पर पुट करेंगे। मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो मोल्स इसके बराबर होंगे। ये सिंपल एवोगाड्रो लॉ से हमने डिराइव कर दिया, इससे पहले हम कर चुके हैं अगर याद हो। ठीक है, याद नहीं हो तो रिवाइव कर लो, देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, याद आ जाएगा। फिर भी याद ना आए तो मुझसे पूछ लेना, फिर से वापस यहां पर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हुआ फार्मूला हमारे साथ एवोगाड्रो लॉ का। अब यहां से इससे मदद लेकर हम इसको हल कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, सबसे पहले सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम जो है 15 डिवाइडेड बाय मोलर मास वो है 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सल्फर के जो बनेंगे वो बनेंगे 0.469 मोल, 0.469 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, अब देखो यहां पर किसका मुकाबला चल रहा है? दो खिलाड़ियों। किन दो खिलाड़ियों का? सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड का। यहां पर मैं ले लेता हूं सल्फर विद सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब स्कोर था सल्फर का 1 मोल तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी बन रहा था 1 मोल। अब यहां पर 15 ग्राम्स ऑफ सल्फर से बन रहा है 0.469 मोल, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा? वो भी बनेगा 0.469 मोल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लो तो सल्फर डाइऑक्साइड का ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बनेगा 0.469 मोल्स ही बनेंगे। तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 0.469 मोल्स बन रहे हैं। यहाँ पर x लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 0.469 मोल लिख लिया और आपने भी कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, तो 0.469 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। अब हमें ये लोग हमसे चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट मोल्स। हमने कैलकुलेट कर लिए मोल्स, तो मोल्स को अब हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, और वो किस तरह से होगा? इस अल्लामा की मदद से। किस तरह? इस तरह देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास को इस तरफ ले आएंगे कश्ती पर, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी। ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.469 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास तो होगा 22.4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे बन जाएगा क्या? 10.51 डेसीमीटर क्यूब, 10.51 डेसीमीटर क्यूब। ये हुआ सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करें, जलाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो मैक्सिमम बनेगा उसका वॉल्यूम 10.51 डेसीमीटर क्यूब होगा।